तो आइए आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस की फोटोकेमिकल रिएक्शंस की। फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जब हम लोग बात करते हैं या हम जब लोग लाइट रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें प्लांट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लाइट को एब्जॉर्ब करके वो सबसे पहले वाटर की स्प्लिटिंग करता है, यानी इसमें वाटर टूटता है, ऑक्सीजन बनती है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। दरअसल फोटोसिंथेसिस की ये जो रिएक्शन होती है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है और जो प्लान आप सामने देख रहे हैं, जो स्कीम आप सामने बनी हुई देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि ये रिएक्शन जो है इसको जेड स्कीम कहा जाता है। जेड स्कीम क्यों कहा जाता है? क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शंस में 2 पिगमेंट सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। 2 पिगमेंट सिस्टम यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा ये PS2 फोटो सिस्टम 2 और दूसरा सिस्टम है फोटो सिस्टम 1। आपको सामने स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ इसलिए ये सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ इसलिए ये फोटो सिस्टम 2 है। लेकिन फोटो सिस्टम 2 पहले फंक्शन करता है, ऑपरेट करता है, फोटो सिस्टम 1 बाद में ऑपरेट करता है। यहां पर आप देखें कि फोटो सिस्टम 2, ये जो फोटो सिस्टम 2 या पिगमेंट सिस्टम 2 या फोटो सिस्टम 1 या पिगमेंट सिस्टम 1 जो होते हैं ये एक्चुअली क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स 2 टाइप से एक्ट करते हैं। एक तो होता है रिएक्शन सेंटर और बाकी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स या कैरोटिनॉइड्स या फाइकोबाइलिन्स ये होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल। यानी अगर हम एक फोटो सिस्टम को देखें तो उसमें 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो रिएक्शन सेंटर होता है और एक एंटीना मॉलिक्यूल होता है। एंटीना मॉलिक्यूल में होता है क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड एंड फाइकोबाइलिन्स जो एटमॉस्फेयर से लाइट लेकर के रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को देते हैं और इस प्रकार क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा लेते हैं। अब यहां पर आप देखें कि जब फोटो सिस्टम 2 ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, आप देख रहे होंगे फोटो सिस्टम 2 ने 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके ये P680 जो है ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया। P680 जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है तो सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉन कहाँ? फियोफाइटिन पे। फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर है। फियोफाइटिन के बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन या जो सामने क्विनोन बना हुआ है QA QB ये टाइटली बाउंड होता है और लूजली बाउंड होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? QA के पास जिसको हम प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं और फिर QB के पास जो कि दरअसल क्विनोन है, या हम ये कह सकते हैं कि क्विनोन A क्विनोन B, या हम ये कह सकते हैं कि प्लास्टोक्विनोन से क्विनोन पर इलेक्ट्रॉन आ गया। तो PS2 ने जब इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया तो PS2 से एक इलेक्ट्रॉन निकला जो कहाँ आ गया? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन QA QB से होता हुआ साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स के पास आया। ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जिसमें आयरन होता है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन आया प्लास्टोसायनिन PC के पास
जो कॉपर रिच कंपाउंड होता है, इसमें कॉपर होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया P700 के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकला PS2 से और पहुँच गया PS1 के पास, यानी कि इसकी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई। और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से मूव कर रहा होता है, उस समय ATP का फॉर्मेशन होता है। इधर आप देखें कि ग्राउंड स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए P680 को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज हो चुके हैं। इस इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करता है वाटर की फोटोलाइसिस या वाटर की स्प्लिटिंग। आप गौर से देखें, वाटर टूटा, वाटर के टूटने पर इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन P680 के पास या PS2 पे पहुंच गया, ये ग्राउंड स्टेट में आ गया, और इसी दौरान ऑक्सीजन बनी और 4H पॉजिटिव 4 प्रोटॉन भी निकल आए। तो देखिए 3 काम हो गए। एक तो इलेक्ट्रॉन निकला तो लाइट एब्जॉर्ब हुई पहले नंबर पे 680 नैनोमीटर की, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, दूसरा काम हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट हुआ फियोफाइटिन Q और Q से होता हुआ साइटोक्रोम B6F के पास, तो ATP बना। इसके अलावा चौथा काम हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। ये जो काम हुआ, ये जो लाइट 680 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब हुई, ये आप गौर से देखें तो ये जो 4 फोटॉन दिखाए गए हैं, 4 फोटॉन एब्जॉर्ब हुए 4 फोटॉन एब्जॉर्ब हुए तो प्रोटॉन बना, ATP बना, और इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल के कहाँ आ गया? PS1 के पास। अब आप गौर से देखिए तो PS1 ने जो लाइट एब्जॉर्ब की वो 700 नैनोमीटर की एब्जॉर्ब की। 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करने पर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले, जो P700 एक्साइटेड स्टेट में आया, उससे इलेक्ट्रॉन आए A0 पे, A0 से A1 पे, ये A1 वही क्विनोन है, फिर FeS कॉम्प्लेक्स पे, FeS कॉम्प्लेक्स से आए फेरोडॉक्सिन पे, फेरोडॉक्सिन से आए FNR पे, और यहाँ 2 NADP प्लस चेंज हुआ 2 NADPH प्लस H प्लस में स्ट्रोमा में। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, इलेक्ट्रॉन तो ये A1, A0, A1, FeS, FD, FNR से होते हुए आ गए, लेकिन प्रोटॉन कहाँ से आए? ये जो वाटर की फोटोलाइसिस में 4 प्रोटॉन निकले, यही प्रोटॉन पहुँचते हैं NADP प्लस के पास, और NADP प्लस चेंज हो जाता है NADPH प्लस H प्लस में स्ट्रोमा में। ये तब होता है जबकि NADP अवेलेबल हो। ये पूरी साइकिल जो आपको सामने दिखाई दे रही है, दिस इज एक्चुअली नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहां पर आप ये देखिए, ये जो PS1 दिखाई दे रहा है आपको, केवल ये PS1, अगर NADP प्लस मौजूद है तब तो ये प्रोसेस जैसा दिखाई दे रहा है वैसे होता है। अगर NADP प्लस मौजूद नहीं है तब ये PS1 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, P700 एक्साइटेड स्टेट में आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से होता हुआ वापस P700 पर आ जाता है। इस समय NADPH में चेंज नहीं होता, क्योंकि NADP वहाँ पर है ही नहीं, तब उसको बोलते हैं, केवल ATP बनता है उस समय, तब हम उसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी जो आप देख रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 इन्वॉल्व होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS2 एंड PS1 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो Z स्कीम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसमें आप गौर से देखें तो कितने काम हुए। एक तो लाइट एब्जॉर्ब हुई, कितने फोटॉन एब्जॉर्ब हुए? 8, 4 PS2 से एब्जॉर्ब हुए, 4 PS1 से एब्जॉर्ब हुए, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने बने? 1। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट या एक ऑक्सीजन बनाने के लिए 8 फोटॉन्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, और जो PS2 PS1 के क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं लगभग 2400
2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इसके लिए लगते हैं। तो 2400 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल absorbs 8 photons of light to produce 1 molecule of oxygen। ये साइकिल आप देख रहे हैं, ये पाथफाइंडर एकेडमी की लाइफ साइंस की बुक से मैंने लिया है। उनका हार्दिक धन्यवाद, आभार कि उन्होंने इतने अच्छे ढंग से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को समझाया। साइक्लिक केवल इतना होगा जब PS1 से इलेक्ट्रॉन वापस यहीं पर आ जाएगा, उस समय साइक्लिक में NADP से NADPH नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ पर जब NADPH कंप्लीट पूर्णतः खूब सारा मौजूद होता है तब साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो कॉम्प्लेक्स हैं, एक तो PS2 है, पिगमेंट सिस्टम 2 है, जो दरअसल फियोफाइटिन क्विनोन कॉम्प्लेक्स है, और एक है PS1 जो दरअसल आयरन सल्फर क्विनोन कॉम्प्लेक्स है या आयरन सल्फर फेरोडॉक्सिन कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए आप, फियो मीन्स फियोफाइटिन, जो कि दरअसल क्लोरोफिल का ही मॉलिक्यूल होता है। लेकिन जैसे क्लोरोफिल में टेट्रापायरॉल रिंग में मैग्नीशियम होता है, फियोफाइटिन में टेट्रापायरॉल रिंग में मैग्नीशियम के स्थान पर 2 हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो फियोफाइटिन QA एंड QB ये दोनों प्लास्टोक्विनोन है। A0 मॉडिफाइड क्लोरोफिल है, A1 फाइलोक्विनोन है, PC प्लास्टोसियानिन है, FD फेरेडॉक्सिन है। ये साइकिल मैं ये दावा करता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से मैंने आज तक कहीं बनी हुई नहीं देखी। अगर आप Z स्कीम को देखें तो ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन PS2 and PS1 are linked in series. The excited PS2 reaction center chlorophyll P680 transfers an electron to phiophytin. P680 oxidized by light is re-reduced by electron from oxidation of water. Phiophytin transfers electrons to the plastoquinones QA and QB. The cytochrome B6F complex transfers electrons to plastocyanin, which in turn reduces P700, that is oxidized P700. The acceptor of electrons from P700 excited is A0, modified chlorophyll. The next acceptor A1 is a quinone. A series of membrane-bound iron sulfur protein transfers electrons to soluble ferredoxin. The soluble flavoprotein ferredoxin NADP reductase FNR reduces NADP plus to NADPH plus H plus. This is the complete Z scheme of non-cyclic photophosphorylation। और मैं फिर आपको बता रहा हूँ, धन्यवाद पाथफाइंडर एकेडमी का कि उन्होंने अपनी बुक में इतने अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन किया। मैं ये दावा करता हूँ कि इतने अच्छे ढंग से मैंने आज तक कहीं भी इस Z स्कीम को बना हुआ नहीं देखा। और साथ में रेडॉक्स पोटेंशियल का स्केल भी दिखाया गया है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का जो स्केल है, इस पर भी इसको केमिकली स्टडी किया जा सकता है। कुल मिलाकर के यहाँ बात इतनी सी हुई कि इसमें ATP बना, इसमें NADPH बने, NADPH 2 बनते हैं तो ये साइकिल 6 बार होती है तो 12 NADPH बनते हैं। इसमें 3 ATP बनते हैं एक बार में तो ये 6 बार में 18 ATP, क्योंकि 6 CO2 हम इस्तेमाल करते हैं लाइट रिएक्शन में। तो इस पूरी साइकिल में 18 ATP, 18 ATP एंड 12 NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों ATP और NADPH2 आगे चल करके इस्तेमाल होंगे डार्क रिएक्शन में या कार्बन फिक्सेशन में, कार्बन रिडक्शन में, जिससे फूड बनेगा। तो यहाँ 5 काम हुए, लाइट एब्जॉर्ब हुई, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, ऑक्सीजन बनी, ATP बना और NADPH प्लस H प्लस बना।
मुझे उम्मीद है ये साइकिल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने आप तैयार कर सकते हैं। कल मैं डार्क रिएक्शन या आगे अन्य कोई रिएक्शन को आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आप चैनल देखते रहिए और छोटे छोटे चैप्टर्स को एंजॉय करते रहिए। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।